तो आज की कहानी एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है जो कि साउथ कोरिया में अर्ली 2000 में घटित हुई थी और ये मूवी 2011 में रिलीज की गई। इस मूवी के बाद साउथ कोरिया में प्रोटेस्ट करवा दिए गए थे। तो आइए जानते हैं कि इस मूवी में ऐसा क्या है। तो मूवी की शुरुआत में एक कैंग नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कार ड्राइव कर रहा था। इसकी एक छोटी सी बेटी होती है बट वाइफ ने कुछ साल पहले सुसाइड कर लिया था। अब कैंग एक कार टीचर था जिसकी जॉब मुजिन सिटी के एक स्कूल में लगी थी। अब ये स्कूल उन बच्चों के लिए था जो बोल और सुन नहीं सकते थे। अब रास्ते में कैंग की गाड़ी एक एनिमल से टकरा जाती है, लेकिन तभी सीन कट होके एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन के आगे आगे अपनी जान दे देता है। फिर अगले सीन में कैंग अपनी गाड़ी ठीक करवा रहा होता है तो मैकेनिक उसे बोलता है कि इसे ठीक करने में भी टाइम लगेगा, बट कैंग पहले से ही लेट हो रहा था तो वो अपनी कार को उसी हालत में चला के स्कूल जाने लगता है। बट तभी पीछे से एक लड़की कैंग की गाड़ी को टक्कर मार देती है जिसका नाम यूजीन है। उसके बाद कैंग की गाड़ी थोड़ा बहुत भी चलने लायक नहीं बची थी, तो यूजीन उससे माफ़ी मांगती है और उसे लिफ्ट देने का ऑफर करती है। अब कैंग भी लेट हो रहा था तो मना नहीं करता और उसकी गाड़ी में वो बैठ जाता है। अब यूजीन उसे रास्ते में बताती है कि वो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है और कैंग भी अपने बारे में उसे थोड़ा बहुत बताता है कि वो एक आर्ट टीचर है। और फिर जब कैंग जा रहा होता है तो यूजीन अपना उसे कार्ड भी देती है। स्कूल पहुंचने के बाद कैंग प्रिंसिपल से मिलता है और वहीं पता चलता है कि कैंग की यहाँ जॉब किसी किम नाम के व्यक्ति ने लगवाई है। अब प्रिंसिपल स्कूल के चीफ को बुलाता है, बट कैंग उसे देख के शॉक हो जाता है क्योंकि प्रिंसिपल और चीफ ट्विंस थे, दोनों की शक्ल सेम थी। अब चीफ कैंग को बोलता है अगर यहाँ जॉब चाहिए तो स्कूल डेवलपमेंट के लिए तुम्हें 50 लाख वॉन देने पड़ेंगे, जो कि इंडियन करेंसी में करीब 3 लाख के आसपास होता है। तो कैंग बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा है। तो चीफ बोलता है ये तो देने ही पड़ते हैं, यहाँ जो भी न्यू टीचर आता है वो देता ही है। जिसके बाद कैंग अपनी मॉम को ये सब बताता है और पैसे अरेंज करने बोलता है। अब अगले दिन कैंग क्लास में होता है और बच्चों को एक एप्पल की ड्राइंग बनाने बोलता है। बट तभी एक मिंसू नाम का लड़का क्लास में लेट आता है। कैंग उससे पूछता है कि तुम लेट क्यों आए हो, तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता। अब स्टाफ रूम में कैंग के बगल में बैठे मिस्टर पार्क से मिंसू के बारे में पूछता है तो मिस्टर पार्क बताते हैं कि उसके भाई ने ट्रेन के सामने आके सुसाइड कर लिया था, जिस वजह से वो चुप चुप और मायूस रहता है। अब गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने सीन देखा था जिसमें एक बच्चा ट्रेन के आगे सुसाइड कर रहा था, वो मिंसू का छोटा भाई ही था। बट फिर कैंग मिस्टर पार्क को बोलता है कि सिर्फ मिंसू ही नहीं, क्लास के और भी बच्चे इस तरह बिहेव कर रहे हैं। तो मिस्टर पार्क बोलते हैं तुम अभी नए आए हो, कुछ टाइम बाद तुम्हें आदत हो जाएगी जैसे मुझे हो गई है, क्योंकि मैं यहाँ 10 सालों से इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब लेट इवनिंग में वो बच्चों के बारे में जानता है, जिसमें उसे पता लगता है कि मिंसू के फादर बीमार हैं और उसकी माँ अब नहीं है। फिर योंतो की फाइल पढ़ता है जिसमें लिखा था कि वो अनाथ है, और फिर यूरी के बारे में जिसके पेरेंट्स मेंटली अनस्टेबल हैं। इसके बाद जब वो घर के लिए निकल रहा होता है तो अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। उसकी माँ बताती है पैसों का इंतज़ाम हो गया है। तभी उससे ऊपर गर्ल्स बाथरूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो देखने जाता है और जैसे ही डोर खोलने वाला होता है तभी वहाँ वॉचमैन आ जाता है और कैंग को बोलता है कि ये बच्चे रोज़ ऐसे ही मस्ती में चीखते चिल्लाते हैं। अब अगले दिन प्रिंसिपल के साथ एक आदमी बैठा था जिसका नाम जैंग था और ये एक पुलिस ऑफिसर था। प्रिंसिपल उसे कुछ पैसे देता है मिंसू के भाई के केस को दबाने के लिए। तभी वहाँ कैंग अपना फंड देने आ जाता है। प्रिंसिपल को फंड देके वो स्टाफ रूम में आ जाता है जहाँ मिस्टर पार्क मिंसू को बुरी तरह मार रहा होता है। कैंग पूछता है तुम इसे क्यों मार रहे हो इतना। तो पार्क बोलता है कि कल रात ये स्कूल से भागने की कोशिश कर रहा था, जो कि ये पहले भी बहुत बार कर चुका है। अब उसी शाम स्कूल के बाद जब वो घर जाता है तो देखता है कि बिल्डिंग के ऊपर खिड़की पे एक लड़की पैर लटकाए बैठी है। तो वो खूब आवाज़ देता है नीचे से, बट वो सुन नहीं सकती थी। फिर वो खुद ही जाके उसे खिड़की से उतारता है। कैंग को देख के वो लड़की डर जाती है और उसे खुद से दूर करती है। कैंग उसे साइन लैंग्वेज में समझाता है कि घबराओ मत, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। वो लड़की कैंग को पकड़ के नीचे ले जाती है जहाँ वो एक दरवाजे की तरफ इशारा करके चली जाती है। जब कैंग दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि एक औरत जिसका नाम यून है वो एक लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है जिसका नाम योंदो था। अब ये सब देख के कैंग उससे पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो और तुम हो कौन। तो औरत बोलती है मैं इस स्कूल की इंचार्ज हूँ और ये मेरा तरीका है इन जैसे बच्चों से डील करने का। अब कैंग उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है जहाँ वो यूजीन को भी कॉल करके बुला लेता है जो ह्यूमन राइट के लिए काम करती थी। अब अगले दिन कैंग प्रिंसिपल से उस इंचार्ज की शिकायत करता है तो प्रिंसिपल बोलता है कि हमें पता है कि वो ऐसा बच्चों के साथ करती है, थोड़ी गुस्सैल है, हम उससे बात करेंगे इस बारे में। अब कैंग बताता है कि उस लड़की को उसने हॉस्पिटलाइज करवा दिया है। तो ये सुन के प्रिंसिपल टेंशन में आ जाता है और उससे पूछता है कि हॉस्पिटल का नाम क्या है, हम उस लड़की का इलाज करवा लेंगे। अब अगले सीन में कैंग अपनी क्लास ले रहा होता है जहाँ उसने सबको एक दूसरे की ड्राइंग बनाने बोली थी, बट वो देखता है कि सिर्फ यूरी ही ड्राइंग नहीं कर रही है। तो क्योंकि योंदो हॉस्पिटल में थी तो कैंग बोलता है तुम मेरी बनाओ ड्राइंग और मैं तुम्हारी बनाऊंगा। तो यूरी मना करती है और बोलती है
कि मेरे फेस पे बहुत सारे स्कार्स हैं जो मेरी ड्राइंग में आ जाएंगे और मैं अच्छी नहीं दिखूंगी। तो कैंग बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत सुंदर बनाऊंगा, और वो बनाता भी है, जिसे देख यूरी बहुत खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद ही यूजीन कैंग को अकेले मिलने बुलाती है, जहाँ वो उसे ये बताती है कि योंदू को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, और उसे एक पेपर देती है जिसमें कल रात योंदू ने सारी बात लिखी थी, जिसमें प्रिंसिपल और चीफ का नाम भी लिखा था और ये भी लिखा था कि मिस्टर पार्क लड़कों को अब्यूज़ करते हैं। अब कैंग उसे बोलता है कि पुलिस कंप्लेंट करते हैं, तो यूजीन बोलती है कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पुलिस भी प्रिंसिपल से मिली हुई है। तभी कैंग को याद आता है कि उसने तो प्रिंसिपल को बता दिया कि योंदू किस हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं प्रिंसिपल, ह्यून और पार्क हॉस्पिटल में पहुंच चुके होते हैं, जिसके बाद कैंग भी पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ योंदू है ही नहीं। बट यूजीन जब एक अलमारी खोलती है तो योंदू वहीं छुप के बैठी थी। अब अगले दिन योंदू से कैंग इशारे में पूछता है कि क्या हुआ था, क्योंकि ये लोग उसे ह्यूमन राइट्स सेंटर में ले जा चुके थे। तो योंदू इशारे से बताती है कि एक दिन रात में प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और वहाँ उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे योंदू उसे धक्का देके बाथरूम में छुप जाती है। पर प्रिंसिपल उसे ढूंढ लेता है और फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और यहीं पे पता चलता है कि उस रात कैंग को जब गर्ल्स वॉशरूम से आवाज़ आ रही थी तो वो योंदू की ही थी। अब ऑफिस में यूरी भी थी और वो भी बताती है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और ये बोलते बोलते वो रोने लग जाती है, जिससे यूजीन उसे गले लगा के चुप कराती है। तभी योंदू कैंग को बताती है कि मैंने प्रिंसिपल को ये सब करते देखा है और उसने मुझे डरा धमका के बोला कि किसी को बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब अगले सीन में कैंग घर पे होता है और उसकी मॉम भी आई होती है और उसकी बेटी भी, और स्कूल के बारे में पूछती है तो कैंग कोई जवाब नहीं देता। उसकी मॉम बोलती है कि खूब मेहनत करो और प्रिंसिपल से बना के रखो, अच्छा रहेगा। और यहाँ ये पता चलता है कि कैंग की मॉम ने अपना अपार्टमेंट बेच दिया, जिससे जो पैसे मिले वही कैंग ने एज अ फंड स्कूल में जमा करवाए हैं। वहीं यूजीन एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल की कंप्लेंट करने जाती है, तो वो बोलते हैं कि ये सब स्कूल के बाद हुआ है, स्कूल की टाइमिंग में नहीं हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद यूजीन पुलिस के पास भी जाती है, बट वो तो पहले से ही प्रिंसिपल से मिला हुआ है। यूजीन उस पुलिस वाले से कहती है कि मेरे पास सबूत के तौर पे उन बच्चों के स्टेटमेंट्स भी हैं। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि गूंगे बहरे बच्चों के स्टेटमेंट से हम प्रिंसिपल को अरेस्ट नहीं कर सकते। फिर अगले सीन में मिस्टर पार्क मिन्सू को बहुत मार रहा होता है प्रिंसिपल ऑफिस में, तो प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ नहीं, कहीं और पीटो इसे। अब कैंग ऑफिस के बाहर ही था और उसे पता था कि अंदर क्या हो रहा है, बट अब कैंग ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और पार्क को गमले से मार के उसका सर फोड़ देता है। फिर कैंग मिन्सू को ह्यूमन राइट्स सेंटर ले जाता है और उसे साइन लैंग्वेज में सब कुछ बताने को बोलता है। तो मिन्सू पूछता है क्या उन्हें सज़ा मिलेगी, तो कैंग उससे वादा करता है कि उन्हें ज़रूर मिलेगी। अब कैंग उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई ने सुसाइड क्यों किया आखिर, तो मिन्सू बताता है कि मिस्टर पार्क उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करता था और वो ये सब झेल नहीं पाया, तो डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड कर लिया। कोरिया का एक न्यूज़ चैनल इसे लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, जिसे कोरिया की पूरी जनता देख और सुन रही थी। जिसके बाद प्रिंसिपल और चीफ को अरेस्ट करना पड़ता है और वो पुलिस उन दोनों को एडवाइस देता है कि एक अच्छा वकील करो, जिससे कल को हम जज को पैसे दे पाएँ। और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि अब ये केस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर मेरे सीनियर्स का प्रेशर है। अब अगले दिन मुजिन सिटी के लोग वहाँ प्रोटेस्ट भी करने लग जाते हैं। अब सुनवाई शुरू होती है और ये जो जज है, इसका ये पहला केस है एज अ जज, क्योंकि ये पहले लॉयर था। पहली सुनवाई में तो कुछ खास साबित नहीं होता और फिर कोर्ट हियरिंग के बाद प्रिंसिपल की वाइफ कैंग के ऊपर गुस्से में थूकती है और उसे थप्पड़ भी मारती है, जिसके बाद वो यूजीन से भी लड़ती है। अब कैंग को तो स्कूल से निकाल दिया गया था, तो यूजीन से पूछता है कि क्या वो उसके घर पे थोड़े दिन होम स्टे कर सकता है, तो यूजीन मान जाती है। अब दूसरी सुनवाई में उस वॉचमैन से पूछताछ होती है, तो वो बताता है कि मुझे तो कभी कोई गड़बड़ नहीं लगी स्कूल में। पर जब कैंग के लॉयर क्रॉस एग्जामिन करता है तो उसका झूठ पकड़ा जाता है। जिसके बाद अब योंदू की डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो बताती है कि लड़कियों का कोई ऑर्गन डैमेज नहीं था। बट फिर से जब लॉयर क्रॉस एग्जामिन करता है तो पता चलता है कि उसने 2 नकली रिपोर्ट्स बनाई थी, जिसमें से एक में लिखा था कि ऑर्गन डैमेज है और दूसरी में लिखा था कि ऑर्गन डैमेज नहीं है। अब इसके बाद बच्चे काफ़ी डिप्रेस्ड और शांत थे, तो उनका मूड हल्का करने के लिए कैंग और यूजीन उन्हें बीच पे भी ले जाते हैं। अब तीसरी सुनवाई में यूरी अपना बयान देती है, जिसमें वो बताती है कि प्रिंसिपल उसके साथ ऐसा तब से कर रहा है जब से वो 3rd स्टैंडर्ड में थी, और जब जब उसने भागने की कोशिश की तब वो उसे टेबल से बांध देता था। अब इसके बाद भी जज कोई फैसला नहीं सुनाता और आगे की तारीख दे देता है। अब उसी रात यूजीन का दोस्त उसे बता रहा होता है कि प्रिंसिपल मिन्सू के पेरेंट्स को पैसे दे के केस वापस लेने बोल रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स मेंटली अनस्टेबल थे और इसी बात का फ़ायदा प्रिंसिपल उठा रहा था। अब मिस्टर किम, जिन्होंने कैंग की जॉब लगवाई थी मुजिन सिटी में, वो उसे मिलने बुलाता है, बट वहाँ प्रिंसिपल का लॉयर भी बैठा हुआ था। किम कैंग को कुछ पैसे देता है और बोलता है मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जॉब दिलवाऊंगा, उन बच्चों को न्याय देके तुम्हें क्या ही मिलेगा।
बट कैंग उनके ऑफर को ठुकरा के वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन कोर्ट हियरिंग में योंदो को बुलाया जाता है, तो योंदो बोलती है कि पिछले कई सालों से प्रिंसिपल उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। फिर प्रिंसिपल का वकील चालाक बनने की कोशिश करता है और योंदो से पूछता है कि बताओ फिर इनमें से प्रिंसिपल कौन है, क्योंकि वो दोनों तो ट्विंस थे। पर फिर योंदो उनके पास जाके कुछ ऐसा एक्ट करती है जिसे देख उनमें से एक के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और योंदो बता देती है कि इनमें से प्रिंसिपल कौन है। उससे जब जज पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो योंदो बताती है कि उसके साथ वो सब करने के बाद प्रिंसिपल ऐसे इशारा करके उसे धमकी देता था कि अगर तुमने ये किसी को बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद लॉयर उससे एक और सवाल पूछता है कि तुम यूरी को ढूंढते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस गई थी जहाँ म्यूजिक बज रहा था, तो तुम्हें तो सुनाई नहीं देता, फिर तुम वहाँ कैसे पहुंची। तो योंदो बोलती है कि थोड़ा बहुत सुनाई देता है। ये टेस्ट करने के लिए लॉयर पीछे से म्यूजिक बजाता है, जिसे सुन योंदो अपना हैंड रेस करती है और जब वो म्यूजिक बंद करता है तो हैंड डाउन कर देती है। इससे साबित हो जाता है कि योंदो थोड़ा बहुत सुन सकती थी। यहीं आज की सुनवाई खत्म हो जाती है। अब यूजिन मिन्सू की फैमिली से मिलने जाती है, जहाँ पहले से ही यून मौजूद थी और उसकी फैमिली को पैसे देके वो सेटलमेंट कर चुकी थी। अब योंदो कैंग से बताती है कि मैंने प्रिंसिपल को यूरी के साथ देखा था प्रिंसिपल ऑफिस में और वहाँ रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, तो शायद वो चीज़ उसमें रिकॉर्ड हुई हो जिसे हम एज अ प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। तो अब कैंग और यूजिन फटाफट प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं और वहाँ वीडियो ढूंढने लग जाते हैं, जो कि उन्हें मिल भी जाती है। अब वो दोनों वीडियो को लेके अपने लॉयर के पास जाते हैं और वो बताता है कि ये सेंसिटिव वीडियो है, कोर्ट में ऐसे सबके सामने नहीं दिखा सकते, तो मैं खुद जाके पर्सनली जज को ये दिखा दूंगा। अब अगला दिन फैसले का दिन था और जज बोलता है कि प्रिंसिपल, चीफ और पार्क ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, पर इन्होंने स्कूल डेवलपमेंट के लिए फंड्स भी दिए हैं, जिसका मतलब था जज मिस्टर पार्क को 8 महीने की सज़ा और चीफ और प्रिंसिपल को 6 महीने की सज़ा सुनाते हैं। अब इतनी कम सज़ा सुन के कैंग, यूजिन और बच्चे बहुत उदास और रोने लगते हैं और कैंग समझ गया होता है कि उसके वकील और जज को पैसे मिल चुके हैं, इसलिए ऐसा हुआ। अब अगले सीन में मिस्टर पार्क, प्रिंसिपल और चीफ तीनों बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजिन कैंग को गुड बाय बोल रही होती है, क्योंकि वो अपने होम टाउन वापस जा रहा है। यूजिन जब घर के अंदर आती है तो योंदो बताती है कि मिन्सू मिस्टर पार्क के पास गया है उनसे बदला लेने के लिए, और ये बात कैंग को फटाफट यूजिन कॉल करके बता देती है। वहीं मिस्टर पार्क को रास्ते में मिन्सू मिल जाता है और अपने घर चलने को बोलता है, पर तभी मिन्सू उसे चाकू मार देता है और दोनों की लड़ाई होने लगती है वहीं रेलवे ट्रैक पे, जहाँ ट्रेन भी आ रही होती है। वहीं कैंग मिस्टर पार्क के घर जाता है मिन्सू को ढूंढने के लिए, बट वहाँ पे मिन्सू नहीं होता, पर वो दोनों को ट्रैक पे लड़ते हुए देख लेता है, जहाँ ना तो मिन्सू खुद को ट्रैक से हटा रहा था और ना ही मिस्टर पार्क को हटने दे रहा था, जिस वजह से उनके ऊपर से ही ट्रेन गुजर जाती है। और इस तरह से मिन्सू ने अपनी जान दे के अपने छोटे भाई का बदला लिया। अब शहर के सारे लोग इस इनजस्टिस से जो इन बच्चों के साथ हुआ, इस फैसले के खिलाफ में प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं होता। अब सीन कुछ महीने बाद का शिफ्ट होता है, जहां कैंग अपने होम टाउन में होता है और यूजीन के साथ योंदो और यूरी साथ में रहती थी, और कैंग को ईमेल करके बताती है कि योंदो और यूरी अब बेटर हैं और खुश रहती हैं, और मैंने केस के लिए फिर से अपील की थी बट वो रिजेक्ट हो गया। वहीं कैंग अपनी बेटी के लिए केक ले जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक बोर्ड पे लिखा हुआ दिखता है कि कम टू मोजिन अ सिटी ऑफ फॉग, और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइज, इस मूवी को लेके आपके क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।